नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम पर और आज हम बात करने जा रहे हैं एक अनूठी पुस्तक की। इस पुस्तक को आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम है भारत राइजिंग और इसके लेखक हैं उत्पल कुमार जी। उत्पल कुमार जी, आपका स्वागत है और आपको बहुत-बहुत बधाई इस पुस्तक के नमस्कार लेखन सर। पर। और उत्पल कुमार जी का परिचय करा दूँ, उत्पल कुमार जी इज़ एन ऑथर जर्नलिस्ट और इस समय वो ओपिनियन एडिटर हैं फर्स्ट पोस्ट इंडिया में और न्यूज़ 18 में, दोनों में वो ओपिनियन एडिटर हैं। तो उत्पल जी, ये जो आपने भारत राइजिंग जो पुस्तक लिखी है, ये मुझे इसलिए बड़ी पसंद आई क्योंकि इसका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपने इस पे दृष्टिकोण दिया है, वो अन्य दृष्टिकोणों से बड़ा डिफरेंट है। उसमें बड़ी भिन्नता है और वो ये इसलिए भी है क्योंकि आपने जो विकसित भारत का जो पश्चिमी मानदंड है, उसको नहीं लिया। ये आपने जानबूझ के किया या कि अकस्मात हो गया? नहीं सर, थोड़ा जानबूझ के भी था। मुझे लगता है कि जब तक हम अपने मापदंडों को नहीं अपनाएंगे तब तक या ये भारत तो विकसित नहीं हो सकता है। और मैंने जैसे धर्म को लिया, धर्म हमारे जो मैं 1 मिनट में जीवनचर्या इसे हो। बता भी जी, दूँ कि जो आपकी जो स्कीम है, दर्शकों के लिए बता दूँ जी, कि आपने इस पूरी पुस्तक को 2 भागों में विभक्त किया है और दोनों में 6-6 अध्याय हैं और पहला जो भाग है वो है धर्म एंड डेमोक्रेसी और दूसरा जो भाग है वो है डेमोक्रेसी एंड डिप्लोमेसी। तो जी, ये इनकी स्कीम है इसलिए अब इस पृष्ठभूमि के साथ में उत्पल जी से आग्रह करूँगा कि अब इस पर ये प्रकाश डालें। जी। तो सर, धर्म जो था हमारे जो सिविलाइजेशनली भी देखेंगे, धर्म हमारे जो हमारी जिंदगी में एक बहुत ही सेंट्रल पार्ट रहा था। इवन टिल इंडिपेंडेंस, उसके बाद समहाउ धर्म बिकम समथिंग जिससे हम बहुत एपोलोजेटिक हो गए, धर्म को हमने नकार दिया। इनफैक्ट यहाँ तक नौबत आई कि जब मेरी ये बुक रिलीज हो रही थी दिल्ली में, तो श्री राजीव डोगरा जी जो फॉर्मर एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार ये पुस्तक उठाई और देखा धर्म और डिप्लोमेसी एक साथ, तो उन्हें बहुत हुँ, आश्चर्य हुआ और उन्हें उन्हें लगा कि इससे 20 साल पहले शायद ऐसा वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक पुस्तक ऐसी आई जिसमें धर्म और हुँ, डिप्लोमेसी साथ हो। हम इतने धर्म हुँ, से दूर चले गए थे, अपने आप को दूर कर दिया इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म। तो हुँ, तो मुझे लगा कि उस चीज़ को एक सही किया जाए, जो सही हो भी रहा है। लास्ट 10 साल में हम नया भारत बना रहे हैं। उस भारत में हुँ, धर्म को हम पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो आप देखिए, चाहे राम मंदिर हो, राम प्राण प्रतिष्ठान हो, चाहे हम अपने इतिहास को अभी भी हम पूरी तरह से सही नहीं कर पाए, लेकिन एक दिशा में हमारी सोच तो ज़रूर बदली है कि इतिहास हमारा अपना होना चाहिए, जिसमें वो इन्वेडर्स का इतिहास ना हो। तो एक 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 ज जागरूकता आई है। और हम अब पहले से बहुत ज़्यादा अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंट हैं एज़ ए नेशन, एज़ ए सिविलाइजेशनल स्टेट। और स्पेशली जब मैं यंग जनरेशन से मिलता हूँ, जो 20 साल, जी, 25 साल, 30 साल है, they are very यानी कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर आइडेंटिटी, जो पहले नहीं था। मेरी जनरेशन तक में भी हम लोग बड़ा बच के चलते थे। तो मुझे याद है, बच्चों ने बिहार में मेरा थोड़ा बचपन बीता, फिर मैं नागालैंड गया। तो बिहार में जब मैं हुँ, था तो वो एक स्लोगन मैं बाबा सुना करता था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और वो हुँ, स्लोगन मुझे बाबा ये बताता था कि हम शायद अपने आप को विंडिकेट करना चाहते हैं कि हम गर्व कर नहीं पाते। गर्व तो हमें करना ही चाहिए, उसे बोलने की क्या ज़रूरत है। हम बोलते इसलिए हुँ, थे कि हम इतने डरे हुए थे उस समय। तो वो हुँ, समय बदल गया है। तो वही मैंने उसी चीज़ को यहाँ लाने की कोशिश की। और दूसरा जो मेरा एक था सर, ये पुस्तक को लिखने का कारण कि जो हमारा नया भारत है, जो परसेप्शन और रियलिटी, उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। यानी जो एक हुँ, नैरेटिव सेटिंग है, पहले भी होती थी, लेकिन अब एक न्यू लेवल पे उसको ले जाया गया है। जहाँ की जो भारत अपने आप को सिविलाइजेशन रूप में देख रहा है, उसे जो वेस्ट के जो भी जो ओपिनियन मेकर ठेकेदार हैं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वो हो, और हमारे भी मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लोग हों, वो उसको बड़े नेगेटिवली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनके हिसाब से जैसे डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में हो गई, माइनॉरिटी को मारा जा रहा है। अब ज़मीनी ज़मीनी हकीकत उससे कहीं अलग है। फिर लॉट मोर इनफैक्ट प्रेस फ्रीडम पे भी बहुत बातें होती है कि प्रेस फ्रीडम अब कम हो रहा है। तो मैं तो खुद हुँ। 20 साल से जर्नलिज्म में हूँ, मुझे लगता है आज से ये ज़्यादा बड़ा फ्रीडम कहीं इंटरेस्टिंग नहीं टॉपिक है। प्रेस फ्रीडम कैसे कम हो थी। रहा है? एग्ज़ैक्टली, जबकि आज से ज़्यादा
आज से ज्यादा फ्रीडम कभी नहीं रही है। इनफैक्ट आज इतने डाइवर्स क्योंकि वॉइसेस रोज जा गालियां रहे हैं। पड़ती हैं और कोई अरेस्ट नहीं होता है। जी, जी हाँ, जी हाँ। इनफैक्ट मैंने अपने पुस्तक में वही किया कि आप जो एक जो सो कॉल्ड लेफ्ट इलिबरल मीडिया जो है या इंटेलिजेंसिया है, उसके हिसाब से नेहरू का जो फेज था वो सबसे बड़ा गोल्डन एरा था। तो मैंने वही कंपेयर किया, तो मैंने बोला कि आप देखिए वहाँ ती, तीन ती, अ, 30 से ज्यादा पुस्तकों का बैन हो गया नेहरू के काल में, और आज 10 साल में मुझे एक भी पुस्तक याद नहीं जिसे बैन किया गया हो, और वो फेज हमारे लिए गोल्डन एरा है। और आज हम इसको आज कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है या ऑटोक्रेटिक स्टेट हो रहा है। तो ये मैं इसी 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 जो नैरेटिव है, अपने अपने लिमिटेड वे में इसको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश किया। तो ये पुस्तक का वही है एक वजह था सर। हाँ, वो बिल्कुल आपने इसमें एक आपका छठा चैप्टर है, वो कहता है द थ्री मस्केटियर्स ऑफ नेहरूवियन टेरेनी। तो वो जो नेहरूवियन टेरेनी थी, उसमें जो आपके थ्री मस्केटियर्स हैं जो आपने लिए हैं, इसमें अम्बेडकर, सुभाष बोस और सावरकर, तीनों को नेपथ्य में डाल दिया गया। जी, जी। और तीनों का रोल अपने आप में आप देखिए, वीर सावरकर से ज्यादा कोई एक देशभक्त तो कोई हो नहीं सकता है जो उन्होंने किया है। और उन्हें उन्हें ऐसी ऐसी गालियां दी गई, उन्हें इस तरह से साइडलाइन किया गया, और इनफैक्ट उन्हें गांधी के एसोसिएशन के उसमें फोर्सफुली डाला गया। ये तो अम्बेडकर ने खुद बोला, अम्बेडकर उसमें लॉ मिनिस्टर थे, तो अम्बेडकर ने सावरकर के जो लॉयर थे उनसे उन्होंने खुल के बोला कि ये देयर आर सम फोर्सेस अबव मी हु वांट्स हिम टू बी इंडिक्टेड। तो इस तरह से इन लोगों को प्रताड़ित किया गया। सिमिलरली आप देखें तो अम्बेडकर अम्बेडकर की दो मूर्तियां सब जगह लगी हुई हैं, लेकिन अम्बेडकर को किस तरह से साइडलाइन किया गया, उन्हें बस एक दलित का नेता बना दिया गया। जबकि यानी अम्बेडकर, आई विल से दैट अम्बेडकर ने कैन बी ट्रिकी पर्सनालिटी एट टाइम्स। कुछ चीजें उनकी वो सही नहीं थी, लेकिन वो बहुत ओरिजिनल नेता थे। आप उनके जो राइटिंग आप पढ़ें ऑन ऑन इस्लाम, ऑन पाकिस्तान, दे आर वेरी मच अहेड ऑफ हिज टाइम। अपने समय से बहुत आगे थी वो। यस, 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 अ, यस, यस। इनफैक्ट उनकी दैट इज इकोनो प्रोबब्ली वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। वो यस। उनका बेस्ट वर्क इसलिए मैं मानता हूँ कि उसमें जो है वो उनकी एक वो इनहेरेंट प्रेजुडिस जो है वो बीच में नहीं आती है। तो उन्होंने जी, काफ़ी जी। जो है वो उसको ऑब्जेक्टिवली लिखा नहीं, है। ही इवन टॉक्ड अबाउट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, जो कि आज से 10 साल 20 साल पहले लोग बोलने में डरते थे कि लगता है कॉम्युनल लेवल की कोशिश कर जाए। ही इवन टॉक्ड अबाउट दैट। आप उनको देखें, आप हिस्टोरिकली भी देखें, ही इनफैक्ट डिडंट सपोर्ट आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन थ्योरी। उनका, हुँ, जबकि उस समय एवन तिलक भी मानते थे कि हम आपकिस से आए हैं। तो एक हुँ। एक ओरिजिनलिटी थी उनमें उनमें उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और लोगों से अलग थी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अम्बेडकर, अनलाइक नेहरूवियंस एंड अदर पीपल, ही गॉट एजुकेटेड इन यूएस। और लोग ब्रिटेन से आए थे तो उनको सोशलिस्टिक थोड़ा हैरो बैकग्राउंड हो जाती थी। तो लेकिन उन्हें जिस तरह से साइडलाइन किया गया, इनफैक्ट जिस तरह से अम्बेडकर ने जो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, तो एक तबका है उसको प्रोजेक्ट करता है कि सिंस हिंदू कोड बिल में डिले हुआ इसीलिए उन्होंने किया। नहीं, वो भी एक मिथ है, मिथक है। यस, दैट वाज वन ऑफ द रीजन, बट द मेन रीजन हाँ, वाज लेकिन दैट वो तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट में एज़ अ अपने फुटनोट आया है। वो जो यस, हिंदू कोड बिल का जो मेंशन है, बाकी राइट, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अपने रेजिग्नेशन में उन्होंने ये बात कहा कि मैं इकोनॉमी में इतना कुछ मैंने किया है, मुझे इन्होंने बस साइडलाइन कर दिया, कोई कमिटी में मुझे डालते नहीं है नेहरू। सो दैट वाज द रीजन ही वाज साइडलाइन इन द नेहरू कैबिनेट। तो नेहरू तो इस तरह से करते थे। और जी। सुभाष बोस का तो हम जानते ही हैं, उनके परिवार को उन्होंने 20 साल तक मरने, यानी सोकल मरने, यदि उन्हें लगा वो मर ही गया 45 में, तो वो 20 साल तक उन्होंने स्पाइंग क्यों करवाई उनके परिवार पे। तो ये तो नेहरूवियन टायरनी तो बहुत ऑब्वियस था इन तीनों महापुरुषों पे। जी, बिल्कुल सही है। तो आपने जो इसमें पहले जो 6 चैप्टर्स जो हैं आपके, वो आपका जो पहला चैप्टर है, वो फ्रॉम अयोध्या टू काशी, जी सर। और साथ में दूसरा चैप्टर भी अगर इसको, ये दोनों का थीम जो है वो एक जैसी लग रही हैं कि गोइंग बैक टू इट्स सिविलाइजेशनल रूट्स। अब ये जो जी। हमारा जो भी ये रेनेसांस हुआ है 2014 के बाद से, इसमें आप ये मानते हैं क्या कि ये जो है ये डिफरेंट है? क्योंकि जो पूरा का पूरा जो नेहरूवियन टेरेनी जिसको आप बोलते हैं, वो जो पूरा जो इन्होंने सोशल चेंजेस करने का प्रयास किया, वो स्टेट लेड था। लेकिन ये जो 2014 के बाद जो कुछ भी हम देख रहे हैं, चाहे वो सिविलाइज़ेशनल रूट्स को जाने की बात हो, अपने परंपरा पे गौरव की बात हो, ये सारा का सारा जो है, ये समाज से नेतृत्व आ रहा है।
ये स्टेट लेड जी नहीं है। आप क्या सोचते हैं? सर, जी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने उठाया। इनफैक्ट आप देखेंगे अनलाइक इन द वेस्ट और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो भारतीय समाज थी, हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि जब स्टेट स्ट्रांग होता है तो समाज कमजोर हो जाता है। लेकिन भारत एक्सेप्शन है उसमें कि भारत में एक स्टेट भी स्ट्रांग था और समाज भी स्ट्रांग थी। दोनों अपने आप में एक साथ स्ट्रांगली चलते थे। उसका एक रीजन था, इसका 2 रीजन मैंने फाइंड आउट किया। एंड ये जो समाज कमजोर कब हुआ? समाज इवन मुगल जब तक थे तब तक भी समाज बचा रहा, क्योंकि लार्जली जो था इस्लामिक जो फोर्सेस थे अर्बन सेंट्रिक थे। वो वहाँ सिटीज में रहते थे और अटैक करते थे, फिर वापस आ जाते थे। ब्रिटिश ने क्या किया 18th सेंचुरी में, जब वो आए 1857 में प्लासी की लड़ाई हुई, तो वो बिकॉज़ दे आर सो हंग्री फॉर रिसोर्सेस एंड मनी, वो विलेज तक गए और विलेज के जो हमारे जो अपने जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर थे, जो कि हिंदू सोसाइटी को रखते थे, उन्होंने तोड़ा। एक एग्जांपल द वे दे हैंडल द टेम्पल्स, उनकी शुरुआत उन्होंने ही की टेम्पल को कंट्रोल करने की। और टेम्पल फॉर इंस्टेंस क्या था, इसलिए मैंने पहले चैप्टर टेम्पल से ही की कि टेम्पल्स हमारे लिए सिर्फ पूजा या का ही जगह नहीं था। टेम्पल्स हमारे इनफैक्ट लिटरेचर से लेके सम ऑफ द डांसेस जो आज बचे हैं, भरतनाट्यम से लेके जो भी है, वो टेम्पल्स ने बचाए। वो टेम्पल्स हमारे लिए रोड भी बनाता था गाँव में, बाँध भी बनाता था। चोला में इंस्क्रिप्शन बोलता है कि टू बिल्ड डैम्स। और जो एक्सटर्नल ट्रेड होता था, क्योंकि उस समय एक्सटर्नल ट्रेड बहुत डेंजरस होता था। सिर्फ आप शिप में आप जा रहे हैं समुद्र में और वापस ना आए तो सारा का सारा आपका जो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए। तो वो इन्वेस्टमेंट्स टेम्पल्स करता था, टेम्पल के पास रिसोर्सेज थे। इन्होंने क्या, टेम्पल जैसे आपने कमजोर किया तो आपने समाज को माई बाप सरकार के अंडर डाल दिया। अब जो है आम इंसान, जो आप आम हिंदू है, अब वो प्रोसेस आज भी चल रहा है। कुछ भी हो, समाज एकदम अब सरकार की तरफ देखता है कि आप कुछ करो। और वो जो एक अपना सेल्फ अपना वो था कि रेजुविनेशन, जो खुद ही इट डिडंट मैटर कि राजा कौन है, वो खुद अब समाज अपने आप करता था, वो वहां से परंपरा टूट गई हमारी। दूसरा रीजन ऑफ कोर्स ये भी था कि हमारी स्कूल एजुकेशन जो थी उससे तोड़ा गया। इनफैक्ट जो द ब्यूटीफुल ट्री जो बुक है उसमें धर्मपाल जी वाली। तो धर्मपाल जी ने क्लियरली उसमें ब्रिटिश अथॉरिटीज को कोट करते हुए बोला कि 18वीं शताब्दी तक किस तरह से जो 3 प्रोविंसेस थे, बंगाल, पंजाब एंड मद्रास, वहाँ एजुकेशन वाज विलेज लेवल तक बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट बंगाल में 1 लाख, उनके हिसाब से ब्रिटिश जो कोट करते हैं, 1 लाख स्कूल सिर्फ बंगाल में सिर्फ थे। एंड एवरी विलेज हैड अ स्कूल, सारे गांव में एक स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल आज की तरह स्कूल नहीं हुआ, लेकिन आप देखें वो स्कूल कैसा था। वो स्कूल ऐसा था जैसा स्कूल मोदी जी चाहते हैं, स्किल बेस्ड। आप सिर्फ पढ़ा दें और स्किल्स ना दें, जो हमने 50 साल 60 साल किया, तो आप विल गेट डिग्रीज बट आप किसी काम के नहीं रहते समाज में। वो स्किल बेस्ड था। और एक और जो खासियत थी सर उस समय की, कि ये जो स्टूडेंट्स थे, जो हमें बोला जाता है कि अच्छा ब्राह्मणिकल डोमिनेटेड या कास्ट बेस्ड डोमिनेटेड, तो वो डेटा जो धर्मपाल जी ने निकाला है माइंड ब्लोइंग इसीलिए भी है कि उसमें दिखाता है कि every caste had the participation, including so-called untouchables. Domes were there in the schools in very large numbers. In fact, some schools had a dome teachers. और हमें परसेप्शन ये होता है कि डोम भाई मतलब उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। और ये आज से 200 साल पहले तक की बात है। तो ये फिनोमेना जो है, जो कास्ट जो बांटा गया है इन बिग वे, ये तो लास्ट 200 साल में एक ब्रिटिश साजिश के रूप में किया गया। तो हाँ जी, ये ब्रिटिश था सर। साजिश के रूप में किया गया और अब चूंकि वो जो है वो लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट बन गए हैं, तो उसको जी जो है जी, हिला पाना बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें आपके एक ये चैप्टर है, तो 4th चैप्टर है, इसमें है कोड, कमांडमेंट्स एंड नेचुरल लॉ। जी सर। तो इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि कोड, कमांडमेंट्स और जिसकी बातें करते हैं हम, तो कमांडमेंट्स करते ही तो हमें एब्राहमिक प्रिंसिपल्स का ध्यान आ जाता है कि वहाँ सब कुछ राइट सर। कमांडमेंट्स है कि भाई जो डिफरेंस है मेन धर्म में और जी जिसको मजहब कहते हैं, उसमें यह है कि भाई मजहब में तो कमांडमेंट्स होते हैं, उसमें आदेश और निर्देश होते हैं, जी और जी धर्म में जो है उसमें जो है वो इट इज नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन, इट इज अ डिस्क्रिप्शन। उसमें जी उपदेश होते हैं, जी। उसमें आदेश इनफैक्ट नहीं होते हैं, उसमें आप उपदेश होते हैं। आपकी आपकी जो पुस्तक है उसमें इसका बहुत अच्छे से खुद ही क्या आपने किया है सर। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। और बट मैंने भी अपनी जो अपनी पुस्तक में मैंने उसको बस स्लाइटली टच किया है। और मेरा वही कहना था कि हमारा जो सनातन धर्म है, धर्म तो एक ही है सनातन धर्म, मजहब बहुत सारे हो गए। तो इसीलिए हम सनातन धर्म बोलते हैं। हिंदुइज्म तो हमने किसी और ने दे दिया, हमारे लिए तो सनातन धर्म था।
और लेकिन मेरा जो मेन रीजन था उसमें ये बोलना है कि सनातन धर्म में देखिए डाइवर्सिटी नेचर में डाइवर्सिटी नेचुरली आती है, और वो डाइवर्सिटी को खत्म हम करते हैं तो वो फिर हम नेचर के खिलाफ जाते हैं। तो सनातन धर्म इज मोर क्लोजर टू नेचुरल स्टेट इन दैट वे। बट मेरा मेन आर्गुमेंट सर इसमें यूसीसी को लेके था। तो बेसिकली जो कोई भी जो लिबरल या सो कॉल्ड सेकुलर जो इंसान हो वो चाहेगा कि भाई यूसीसी आए। मैं भी चाहता हूँ कि एक प्रोग्रेसिव स्टेट में यूसीसी की जरूरत है। बट मैंने थोड़ा-सा सर वहाँ एक अपना पोज़ीशन थोड़ा-सा डिफरेंस किया कि पहले हम देख लें यूसीसी का कलर क्या है, हमें पता भी नहीं है यूसीसी में क्या है। हम तो पहले ही 50s में अपना एक टू एन एक्सटेंट कॉम्प्रोमाइज़ करके हमने अपना हिंदू कोड बिल एक्सेप्ट किया है। तो वो देखें, लेकिन जो दूसरी रीज़न है कि अ, यदि मुस्लिम समाज रेडी नहीं है, तो मेबी हम इसको फोर्स नहीं करें, हमारे जो अपने बिगर इश्यूज़ हैं, हम उसको पहले ले लें अपने आप तरफ करें। जैसे हिंदू लिबरेशन की टेंपल लिबरेशन की मैंने बात की। ये बहुत या इम्पोर्टेंट एक टॉप थिंग है, क्योंकि ये एक हिंदू की ही एक समाज की ही एक टेंपल है जो कि वो सरकार कर रही है और सबको उन्होंने छोड़ा हुआ है। और इसका नुकसान हो रहा है कि हिंदू समाज बहुत पीछे जा रहा है। और देयर आर मेनी पीपल जो कि लॉजिक देते हैं कि ठीक है, जो सरकार ले रही है तो सेक्युलर काम में उसको यूज कर रही है, तो वो भी नहीं हो रहा सर। इनफैक्ट आर समित जो कि ये केरला में काम कर रहे हैं, टेम्पल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका या उनका जो अपना रिसर्च रिसर्च बताता है कि ये जो टेम्पल प्रॉपर्टी का सिर्फ 1% जो रेंट है वो स्टेट के पास आ रहा है। 99% तो सब बिचौलिए निकाल के उसका करप्शन में निकल जा रहा है। तो वो सेक्युलर रीजन पे हेल्प नहीं कर रहा है स्टेट को, जो कि बहुत लोग आर्गुमेंट देते हैं कि भाई सेक्युलर करना चाहिए, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, तो वो भी वहाँ नहीं हो रहा है, वो गलत चीजों में यूज हो रहा है। सो इट्स हाई टाइम दैट हिंदू समाज थोड़ा सा आगे जाए। हम मुझे हिंदू समाज से थोड़ी अपनी वो भी है कि वो खुद भी बहुत जागरूक नहीं है सर। आई थिंक सब चीज में हम स्टेट को देखते हैं और बोलते हैं कि सरकार कर दे, गवर्नमेंट कर दे। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी नहीं, आल्सो ये तो स्टार्ट अंग्रेजों आस्किंग। ने किया ना। आप देख रहे हैं, अगर इसकी आप तुलना करें जो अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि ये जो भी हमारे सो कॉल्ड, देखिए मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म जो है वो उसी बाइनरी के दो चेहरे हैं, और वो जी सर। सारी की सारी जो बाइनरी है वो वही जो आपका जो एब्राहमिक रिलीजन में जो पढ़ाया जाता है। और जो वो पहले गॉड था, गॉड से फिर वो चर्च बन गया, चर्च के बाद वही स्टेट बन गया। अब वही स्टेट जो है वो मॉर्फ होती रहती है, कभी वो कैपिटलिस्टिक स्टेट हो जाती है, कभी मार्क्सिस्ट स्टेट हो जाती है, लेकिन है वही चीज़। और है उसमें वही जो जी। है वो उसमें जो गॉड का रोल है आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी में, वही स्टेट का रोल आप देख रहे हैं यूएस में यही कर रहे हैं। उन्होंने फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने कम्युनिटी जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो ये चाहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो उनका स्लेव बनकर रहे। जिस तरह से आप जानते हैं कि चर्च भी जो है वो इंडिविजुअल को स्लेव बना के रखना चाहता है, और उसमें तो आपके कुरान में तो साफ-साफ लिखा है कि आप अल्लाह जी। के गुलाम हैं। तो वो जो गुलामी वाला जो एक शगल है अ, वेस्टर्न स्टेट का, वो भारत में कभी नहीं था। लेकिन जी। ये नेहरूवियन स्टेट ने अंग्रेज़ों का था, इतना अधिक नहीं था, फिर भी मैं देखता हूँ कि समाज जो था वो काफ़ी वाइब्रेंट था, जागरूक था। लेकिन नेहरूवियन स्टेट ने तो पूरी तरह से वो सोशलिज़्म ला के यही प्रयास जी। किया कि भई सब कुछ जो है वो स्टेट सेंट्रिक हो जाए। जी, जी। इनफैक्ट मेरे एक चैप्टर में ये बात है सर कि जब ये देश 47 में आज़ाद हुआ था, तो हिंदू इथोस जो थे, हिंदू थे, मैंने ये टर्म यूज़ किया कि इंडिया वाज़ रिबॉर्न एज़ हिंदू इन 1947। ये तो बाद में जब पटेल की मौत होती है 50s में, और धीरे-धीरे करके जिस तरह से पुरुषोत्तम दास टंडन और लोगों को नेहरू ने बैकवर्ड कांग्रेस से बाहर किया, तब उन्होंने जाके कंप्लीटली इसको बाय मिड 50s उन्हें कंट्रोल किया। इनफैक्ट आप उनका अनडेमोक्रेटिक नेचर यहाँ भी देखेंगे कि हमेशा वो ही टॉक्ड अबाउट कि वन पार्टी वन पोस्ट। लेकिन जब टंडन जी को हटाया गया प्रेसिडेंटशिप से कांग्रेस के, तो फिर वो पार्टी प्रेसिडेंट भी बन गए और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री भी थे, और तब तक थे जब तक कि उनके लगा कि कंट्रोल उनके हाथ में ना हो मिड 50s तक। और जैसे कंट्रोल में आ गया, अगेन ही वेंट बैक टू द ग्रेटनेस। नहीं, वन पार्टी वन पोस्ट ही होना चाहिए। तो बड़ा ये नहीं, इसको हिंदी में दोगलापन बोलते हैं ये। या फिर उनकी बेटी प्रेज़िडेंट होनी चाहिए। या जी।
जी। तो ये तो सर बाद में हुआ और 60s के बाद क्या हुआ कि हमारा इतिहास भी जो हमारे लेफ्टिस्ट जो गैंग थे, वो बहुत सक्रिय हो गया और उन्होंने कंप्लीट कैप्चर कर लिया हमारे इंस्टीट्यूशंस को। नूरुल हसन जी के उसमें और इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। इनफैक्ट मुझे याद है मैंने इसका वर्णन भी अपने पुस्तक में किया है कि एक बहुत अच्छी पुस्तक आई थी सर, राज थापर की, ऑल दीज इयर्स। बहुत ही आई ओपनिंग बुक है बिकॉज राज थापर और उनके हस्बैंड रमेश थापर थे, ये जो इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट थी उसके हम्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हुआ करते थे। तो इसलिए राज थापर हम्म, ने बहुत ही एक्सपोजे काइंड ऑफ किया, बहुत ही इंटरनल डिटेल दिया जो कि बहुत हार्मफुल था। तो वो बुक अवेलेबल नहीं है बट लाइब्रेरी में मिल जाएगी। तो उस बुक में अच्छा, एक अमेज़न पे नहीं प्रसंग आता है। मिलेगी? नहीं सर, अभी नहीं मिले। इनफैक्ट है तो वो आई थिंक उससे थोड़ी महँगी है, सम 5-6,000 कुछ ऐसे हो रही है। वो 1-2 कॉपीज़ है बची हुई है तो वो 5-6,000 लोग या वो क्योंकि वो 1-2 आर्काइव्स कॉपी वगैरह है, पे मिल जाएगी। आउट ऑफ स्टॉक है राइट नाउ जी। तो मुझे एक समहाउ मैंने फोटोकॉपी करा के आई गॉट दैट बुक। तो इट्स अ वेरी ओके। वंडरफुल बुक सर। तो उसमें बहुत सारे प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने जो लेफ्टिस्ट कबाल के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने एक्सपोज़ किया है कि सी हर्षल वाज़ पार्ट ऑफ इट। एक एक हुँ, प्रसंग का मैंने भी मेंशन किया है कि उसमें जो रमेश थापर हैं, जो राज थापर के हस्बैंड हैं, वो पूछते हैं वो जो इंदिरा गांधी के ये थे, मतलब टॉप मोस्ट एडवाइजर थे, उनसे पूछते हैं कि अरे आपने इस बंदे को वहाँ का गवर्नर एम्बेसडर बना दिया, ये तो बेवकूफ है। लिटरली यही यही इनका लैंग्वेज है, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। तो वो भाई साहब हंसते हैं, बोलते हैं हाँ बट वो कम्युनिस्ट भी है। सो जब पैरामीटर ये था 70s में कि आप यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट गैंग और आप कैन क्वालिफाई, और वो ओपनली बोलते हैं, ये प्रसंग है ऑल दीज इयर्स में। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उन्होंने कैप्चर किया सारे इंस्टीट्यूशन को। और स्पेशली हिस्टोरियन का तो मैं पर्सनली मैंने भी टिल मैं तो 90 लेट 90s में ही पढ़ा हूँ डीयू में। अ, मैंने उस समय तक देखा था दबदबा, जो इनका दबदबा है, जो अभी भी है। अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत कुछ किया नहीं है हिस्ट्री पे, हम बहुत स्लो जा रहे हैं। आई थिंक वी शुड नाउ, आई थिंक मे बी नेक्स्ट 5 ईयर समथिंग गुड विल हैपन। तो हमने क्या किया कि हमने फिजिकल स्ट्रक्चर जो कॉलोनियलिटी तो हटा दिया है। मेंटल हुँ। वाले में अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं बट आई थिंक वी आर गोइंग, हम उस रास्ते में हैं। हाँ, लेकिन वो पंच प्रण बोले तो थे, लेकिन उस पंच प्रण के केवल 2 या 2 ही बिंदुओं पर काम हो रहा है, आपको ध्यान है ना वो? जी, जी, 2022 के इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में जी हाँ, मोदी जी ने कहा था पंच प्रण, जी। पंच प्राण तो बोलते हैं उसको कई बार वो। बट मैं तो वो जी जो हाँ, पंच पंच प्रण पंचप्राण थे, उसमें से पॉइंट नंबर 1 है विकसित भारत, उसपे तो खूब काम हो रहा है विकसित भारत। हालाँकि जी, विकसित भारत के भी जो दीनदयाल उपाध्याय जिसकी बात करते हैं, वो विकसित भारत, वो विकास का उनका जो मानदंड है, वो बिल्कुल अलग है, वो केवल जी, मटेरियल डेवलपमेंट नहीं है। जी, और उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। वो उसके बाद के जो 2 बिंदु हैं, एक तो मेंटल डीकोलोनाइज़ेशन, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अ, विरासत पर गर्व, ये 2 पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट नॉर्मल सा है, जिसको बोलते हैं नागरिकों में एकता। फिर 5वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं नागरिकों के कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य कर्तव्य, यदि जी, आप देखें तो उसका अर्थ होता है धर्म। धर्म, जी हाँ, जी हाँ, जी, तो अब इससे लगता है कि साहब इंटेंशन तो है, और मोदी जी यदि कह रहे हैं, सोच समझ के कह रहे हैं, तो माइंड में कहीं है तो। अब वो कैसे जी, प्रस्फुटित होगा वो हमें पता नहीं। जी। आई थिंक हम उस डायरेक्शन में बढ़ तो रहे हैं। मैं जैसे बनारस भी गया था तो मैंने चेंजेस देखे हैं। एंड फिजिकली तो बनारस बहुत बदल गया है, घाट पे आप जाएँ साहब। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि मेंटल वहाँ भी जैसे यंग पॉपुलेशन आ रहा है। जैसे मैं इस बार गया था, मैं 2014 में भी गया था, 13-14 में गया था। तो मैंने जो हुँ, एक डिफरेंस पाया अपने विजिट में सर, कि 13-14 हुँ, में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो वहाँ जाते थे, वो हुँ, सीनियर सिटीज़न्स थे मोस्टली। इस बार जो मैंने हुँ, देखा था, आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि मेरे से लोग 30, 40, 45, 50 वाले लोग बहुत जा रहे हैं। अपने साथ परिवार को लेके जा रहे हैं, बच्चे छोटे-छोटे बच्चे को लेके जा रहे हैं। सो ये समहाउ आई थिंक दिस अ वेरी गुड साइन दैट यानी एक यंग इंडिया, यंग नया भारत जो है वो अपने सिविलाइजेशनल पास्ट को देख रहा है। तो आई थिंक बट ये जो मेंटल जो कॉलोनिटी है वो थोड़ा टाइम लगेगा। बट आई थिंक हम लोग धीरे-धीरे हम वी आर गेटिंग मोर प्राउड ऑफ आवर पास्ट। हम एटलीस्ट अपोलोजेटिक तब नहीं है फॉर श्योर, मोस्ट स्पेशली यंग जनरेशन आई कैन टेल अबाउट देम, मोस्ट ऑफ देम। तो आई थिंक हम उस प्रोसेस में तो बढ़ रहे हैं सर। आई थिंक बट इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग हॉल। जी।
दर्शकों, हम बात कर रहे हैं इस पुस्तक की जो उत्पल कुमार जी द्वारा लिखी गई है, और मैं अब बात करूंगा एक 5वां जो आपने अध्याय इसमें लिखा हुआ है, ब्राह्मण्स, दलित्स एंड द कर्स ऑफ विस्परर्स। तो इस अध्याय के बारे में दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। सर, जो इसका मेन था, जैसे हम स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस हम देख रहे हैं, जिसका शुरुआत आई थिंक अंग्रेज के टाइम में ही हुआ होगा। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस था कि ब्राह्मण्स को हमें बहुत एक विलेन के रूप में दिखाते हैं। किसी फिल्म में आप देख लें, तिलक वाला आदमी तो विलेन नहीं होगा। दैट्स अ नॉर्मल साइन। आपको आप 2 मिनट में बता दिया जाएगा कि ऐसा ये लोभी है, ये ही कैन डू ऑल द रॉन्ग ह्यूमन। बट आपको जान के मुझे जान के हैरानी हुई कि जो आजाद देश में जो पहला जो एक तरह से जो अटैक हुआ था, ऑर्गेनाइज अटैक, वो ब्राह्मण्स पे ही हुआ था। महात्मा गांधी की हाँ, जो हाँ, वो तो गांधी की जी, हत्या के बाद चित्पावन ब्राह्मण्स पे हुआ था। जी। बट उसपे कोई बहुत खास रिकॉर्ड नहीं है, हार्डली। जो भी रिकॉर्ड है एक्सीडेंटल है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने फाइंड आउट किया फ्रॉम म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में, तो उन्होंने फिर रिसर्च किया तो फाइंड आउट किया, जैसे अमेरिकन ने किया। एक एक डेटा बोलता है कि 1800 से ज्यादा लोग मरे। 1800 से ज्यादा ब्राह्मण यदि मर रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ा चीज है। और इनफैक्ट सम ऑफ द डेटा केम एक्सीडेंटली। जैसे एक चीफ मिनिस्टर थे सेंट्रल प्रोविंस के, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने अपने मेमोयर्स में बहुत बूस्टफुली लिखा कि किस तरह से उन्होंने हेल्प किया इन लोगों को, यानी ब्राह्मणों को करने में, अटैक करने में। तो इस तरह की चीजें आजादी के तुरंत बाद हुई, और उसपे बहुत ही ज़्यादा मौन रहे हम, बहुत बातें नहीं हुई। और ये अटैक होते रहा, यानी यही अटैक हम बाद में तमिलनाडु में भी देखते हैं, तो ऑर्गेनाइज वे में किया गया, जिसको नेपोल ने भी अपने बुक में मेंशन किया। तो मैंने अपनी पुस्तक में वो ब्राह्मण अटैक की बात की, और मैंने ये बताने की कोशिश की किस तरह से चूंकि ब्राह्मण्स वेर द सिंबल्स ऑफ हिंदुइज्म। जो दुबई का जो पुस्तक है, दुबई अपने पुस्तक जो मिशनरी थे, उन्होंने अपने पुस्तक में क्लियरली लिखा है कि यदि आप हिंदुओं को कन्वर्ट करना है तो आप ब्राह्मण्स को हटाना पड़ेगा। अदरवाइज हिंदूज को आप कांट कन्वर्ट देम टिल द टाइम देयर इज ब्राह्मण्स। तो ये तो वही परंपरा थी, उसी को आजादी के बाद भी हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाते गए, और समहाउ हमने ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म को ब्राह्मणिज्म कहा। और ये वही लोग कह रहे हैं जो कास्ट सिस्टम के नाम पे हिंदू को बोलते हैं कास्ट सिस्टम है, ये है, वो है। बट देयर एंटायर जो फोकस है टू जस्ट एलिमिनेट और एक्सटिंग्विश दिस रिलीजन इटसेल्फ, व्हिच इज सनातन धर्म। तो और सेकंड वाली जो मैसेकर थी बिल्कुल, वो बिल्कुल उससे सही कह रहे कंप्लीट। हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको, क्योंकि एक्चुअली जब ये करते हैं बात ब्राह्मणवाद की, तो उद्देश्य यही है कि कास्ट सिस्टम को परमानेंट रखा जाए। जातिवाद को हटाने में इनकी कोई रुचि नहीं है, और इन्होंने ही जानबूझ के जाति और वर्ण को कंफ्यूज करके और लोगों में एक गिल्ट की भावना, एक आत्मग्लानि की भावना जागृत करने का प्रयास किया। जो सेकंड मैसेकर से जो मैंने बात की, वो आई वांटेड टू एक्सपोज दिस जो लेफ्ट विंग प्रोग्रेसिव सोकल एलिमेंट है, उनके जो लार्ज होलियर देन दो एटीट्यूड है, उसको वो मारी झापे मैसेकर है। उसपे समहाउ लास्ट कुछ सालों में कुछ पुस्तकें भी आई है, दीप हलदार ने भी लिखी जी। थी। दीप हल्दर की। लेकिन 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 30 साल तक, 79 में हुआ, 30 साल तक ऑलमोस्ट उस पे कोई बात नहीं हुई। और वो ऐसा मैसेकर था कि मतलब वो आज सीए के सबसे ज्यादा हकदार होते हैं। व्हाई वी नीड सीए, जिन्हें क्वेश्चन आता है वो मारी छापी मैसेकर को जरूर पढ़े, उन्हें समझ में आ जाएगा व्हाई वी नीड सीए इन दिस कंट्री। वो लोग बेचारे बांग्लादेश से आते हैं, वो दलित है, वो अनटचेबल्स हैं, और उन लोग को इस तरह से प्रताड़ित किया गया। उनको पहले कैंप में रखा गया जहाँ की बेसिक चीजें नहीं दी जाती थी। एज एज सिंपल एज जो चावल होता था, एक मेमोयर्स बोलता है कि चावल जब सुबह उबलता था तो पूरे कैंप में ऐसी महक आती थी कि लोग मतलब लोग मुंह बंद करके बैठते थे, और वो उन्हें खाना पड़ता था। इस तरह से उन्हें रखा गया, फिर उन्हें दंडकरण जो आपको छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा का जो पार्ट है वहां भेजा गया। और लेकिन जब ज्योति बसु गवर्नमेंट आई, ऑल दिस वेयर क्या था, आजादी के बाद से जो कम्युनिस्ट थे हमेशा इनको बोलते थे जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको आपको मारी झापी जो कि सुंदरबन में वहां आपको बसाएंगे। तो जैसे ये ज्योति बसु सत्ता में आए 77 में, तो ये लोग आने लगे वापस, विद द होप दैट भाई तो सालों से बात प्रॉमिस कर रहे हैं। बट व्हेन दे कम, दे वर नॉट वेलकम।
इनफैक्ट यहाँ तक बात है, जैसे एक कुआं है जहाँ से वो पानी पी रहे हैं, तो उस कुएं में सरकारी लोगों ने जहर डाला ताकि पानी भी ना पिए। उन्होंने दे गॉट मुस्लिम गूंस, एक 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 होता है पुलिस अपना काम कर रही है, मुस्लिम गून को लाके उनसे अटैक करवा रहे थे ऑन वुमेन ऑफ दैट मारी झापी। तो ऐसा अटैक, ऐसा बार्बरिक अटैक कभी हुआ ही नहीं है। और अगेन उसके बारे में 30 साल तक कोई बात नहीं हुई। अब जाके उस बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन अब सारी डिटेल तो अभी भी नहीं आ पाएगी। आप उसमें सर गैप देखेंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे 10 लोग मरे हैं, कुछ लोग बोलेंगे 10,000 मरे हैं। इस तरह का जो गैप है, बिकॉज़ उसपे पर्दा डाल दिया गया और किसी ने कुछ बोला नहीं। और ये हमारे जो जो वही प्रोग्रेसिव लोग हैं जो कि दिन रात दलित और गरीबों के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं। तो मैंने इन दोनों को लाके बोला कि किस तरह से आई बेसिकली वांटेड टू एक्सपोज दैट ओल्ड जो नैरेटिव है अबाउट अबाउट दिस पीपल। और जनजातियों का सबसे अधिक शोषण तो इन्हीं लोगों ने किया है ना। आप देख रहे हैं ना बस्तर में क्या किया है इन्होंने, गढ़चिरौली और वो जो पूरा क्षेत्र है, उस किस तरह से उनके जो मूलभूत जो उनके अधिकार हैं उनको पूरी तरह से हनन करके इस नाम पर साहब वो उनको लिबरेट कर रहे हैं। उनको मुक्ति दिलाने के नाम पर उनको दास्ता की जंजीरों में जकड़ दिया। उनको वो स्कूल नहीं, उनके लिए चिकित्सा नहीं, उनके लिए किसी प्रकार के आने-जाने की कोई सुविधा नहीं, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। क्या? कुछ नहीं सर। आप स्वतंत्र हैं। नहीं सर, आप नॉर्थ ईस्ट का हुँ, देखिए सर। मैं तो नॉर्थ ईस्ट में 10 साल 6 साल रहा हूँ सर। मैं प्राइमरी एजुकेशन हुँ, वहीं किया था, मेरे पिताजी वहाँ थे। हुँ, नागालैंड में हुँ। था मैं। तो नॉर्थ ईस्ट में वही हाल हुआ। आप देखें तो सारा जो कन्वर्जन हुआ है नॉर्थ ईस्ट का, ये 100 साल पुराना ही केस है। 1901 से लेके 1950 तक और 70 तक आप बोले, सारा कन्वर्जन का खेल इसी 70 साल 65 साल में हुआ है। उससे पहले दे ऑल वेर आई विल से हिंदू, सनातनी थे वो, क्योंकि उनका वो तो ब्रिटिश का खेल था। सनातनीज को किसी को एनिमिस्ट बोल देते थे, किसी को ट्राइबल बोल देते थे, किसी को कुछ। आप उनके जो धर्म के जो बेसिक बिलीफ सिस्टम को देखेंगे, तो वो तो जो सनातन धर्म का लार्जर एक्सटेंशन में वो एब्सोल्युटली फिट बैठता है। और ये मेरे रहते हुए भी हुआ था। मुझे याद है मेरे पिताजी ने एक बार बोला था, एक बहुत बड़े वो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। वो हमेशा छुट्टियों में आते थे नागालैंड, 2 महीने रहते थे। और वो नेहरू के 5 ईयर प्लान के भी मेंबर थे। बहुत वो नेहरूवियन इकोसिस्टम के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। तो वो 2 महीने के लिए नागालैंड आते थे। तो एक बार वो आए थे, लेट 60s अर्ली 70s की बात होगी। मेरे पिताजी मुझे बताते थे हमेशा कहानी। तो वो था, तो एक बार उन्होंने पूछा कि अच्छा मिस्टर डॉक्टर कुमार, टेल मी, ये जो नागास है ये कौन थे? हु आर दिस पीपल बिफोर कन्वर्जन? तो मैं बोला कि दे मोस्ट लाइकली दे वर ऑल वर हिंदूज। So this gentleman turns red and looks back at him and said, "You are a fanatic, Dr. Kumar." As fair यू to आर tell भाई, उसी हाँ, उन्होंने कहा, "You are a fanatic, डॉक्टर कुमार।" और शाम ओके। में हुँ, बट एज फेयर टू डेविड, शाम में ही एक आदमी आया जिसका जो नागा था उसी गांव का, उसकी शिखा बहुत बड़ी थी। तो हुँ। आया मिलने के लिए मेरे पिताजी से। तो पिताजी ने पूछा, अच्छा आप कौन हो, आपका क्या है? एट दैट टाइम 70s की बात है, अर्ली 70 या लेट 60s होगी। उन्होंने बोला, मैं हिंदू हूँ। और ये नागालैंड की बात है। माय फादर टर्न टू दिस जेंटलमैन एंड सेड, ये तो हिंदू बोल रहा है। एंड दैट मैन टर्न रेड, लाल हो गया। एंड ही वाज इकोनॉमिस्ट, वन ऑफ द वेल नोन इकोनॉमिस्ट इन द नेवियन सिस्टम। सो ये तो है, हमने तो अपने लोगों को जान के दूर किया। जो हमें हिंदू ही बोलते थे, हम तो नहीं नहीं आप हिंदू नहीं हो, आप एनिमिस्ट हो, आप ट्राइबल हो, आप ये हो, आप हिंदू नहीं हो। और ये तो एल्विन के साथ मिलकर नेहरू नेहरू जी का दिया किया हाँ, सारा तो खेल वेरियर था। एल्विन के साथ उनका जो गठजोड़ था वो तो सभी को पता है। तो वो तो ख़ैर वो जी तो नेहरू तो एक ऐसा जिसको कहूँ कि एक ऐसी प्रेत छाया थी जो गांधी ने हमको गिफ्ट में दी थी। गांधी के बट यदि पापों की गणना की जाए तो सबसे बड़ा पाप उनका जो है वो नेहरू को भारत के ऊपर थोपना था। इससे बड़ा अपराध गांधी नहीं कर सकते थे। बाकी तो बहुत सारे काम किए, उसमें पार्टीशन भी एक है और भी बहुत सारे काम हैं जो हिंदू अस्मिता को दबाना और उसको जो है वो गिल्ट ट्रिप करना, उसको आत्मग्लानि से जकड़ना, ये सारे काम गांधी ने किए। और मुसलमानों की चाकरी करना, चापलूसी करना, ये सारे काम किए। लेकिन जो सबसे बड़ा अपराध गांधी ने किया है, वो ये किया है कि उसने नेहरू जैसे एक विदेशी मानसिकता के व्यक्ति को भारत के ऊपर थोपा, थोपा। जबकि स्वयं वो राम राज्य की बात करते थे। थैंकफुली लास्ट 10 इयर्स जो मैं देख रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में भी वो बदलाव है। वो बदलाव अपने आप में थोड़ा सुखद है। यानी चीजें बदल रही हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चरली। अब जो कन्वर्ट है वो तो कन्वर्ट रहेंगे, लेकिन ओवरऑल जो है कि हमारा जो परसेप्शन है अबाउट नॉर्थ ईस्ट, जो एक भारतीय स्टेट का होना चाहिए, वो बदल रहा है, और थोड़ा इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस है, वो चल रहा है सर। जी, आप दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, वो डेमोक्रेसी एंड डिप्लोमेसी। तो ये डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी को इसमें आपने विशेष रूप से भारत राइजिंग में क्यों रखा है? क्या हाँ सर, मुझे लगता डॉक्टर जयशंकर है के स्टेटमेंट्स आपको बहुत पसंद आ रहे हैं? बेसिकली एक नया एक असर्शन, असर्टिव इंडिया? एस्थेटिक तो हो रहा है सर, नो डाउट अबाउट दैट, इन द वे वी आर गोइंग अहेड। और प्लस आल्सो देयर जो है ना, हमने अपने जो पास्ट जो हमारे फॉरेन पॉलिसी से हमने बहुत से फंडामेंटल डिफरेंसेस किए, जिस पे हमने बातें नहीं की हैं। हम समहाउ बिकॉज़ हमारा अभी जो जो मेन स्ट्रीम जो भी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया है, वो अभी भी समहाउ मोदी के खिलाफ है, तो वो बातें नहीं कर। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ पाकिस्तान का ही, पाकिस्तान में आप ऐसे देखेंगे दूर से, तो आपको लगेगा नहीं, ये तो कुछ नहीं कर रहे, तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है सर कि सम टाइम आप डिप्लोमेसी होती है ना, कभी बात ना करना कैन बी द बेस्ट डिप्लोमेसी, और वही मोदी गवर्नमेंट ने की है। अनलाइक व्हाट हमारे वाजपेयी जी ने किया है, कि अच्छे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे वो मतलब लाहौर गए, लाहौर से वो कारगिल चले गए, कारगिल से वो आपको आगरा चले गए, लेकिन समहाउ वो सीखे नहीं, वो स्टिल अंतिम समय तक वही चाह रहे थे कि किसी तरह से मतलब विन ओवर किया जाए पाकिस्तान को। अब आप बुली को विन ओवर नहीं कर सकते। सेम वही मिस्टेक मनमोहन सिंह ने अपने काल में किया। इनफैक्ट मनमोहन सिंह की यदि चलती तो हम कश्मीर को प्लेटर में देने वाले थे, कश्मीर को पाकिस्तान को कश्मीर। एक बहुत बड़े डिप्लोमेट है जो पाकिस्तान में बहुत कार्यरत है, उन्होंने मुझे कहा कि थैंक गॉड एंड थैंक्स टू परवेज मुशर्रफ दैट कश्मीर बच गया, अदरवाइज ये तो डिमिलिटाइजेशन करने की बात कर रहे थे। और यदि हम आर्मी को वहां से बाहर निकाल देते, तो वहां कौन लोग अंदर जाते, वो तो ऑब्वियस था, वो जिहादी ही जाते। तो जो भी हमारी जो थी वो हम तो हम खो देते एडवांटेज, जो भी हमने इतने सालों से किया था। बट बेस्ट थिंग इज जो ऑफ लेट हम पर पाकिस्तान में देख रहा हूँ, क्योंकि वो है कि हमने अपना टॉक का जो स्लाइटली नेट सर्टेन क्वार्टर, अभी भी मैं नहीं कहूंगा सारे क्वार्टर में बदल गया, सर्टेन क्वार्टर में जो पाकिस्तान को लेकर नैरेटिव थोड़ा सा बदल गया। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान से बात करेंगे तो पीओके पे करते हैं। तो कश्मीर पे आप क्या बात करेंगे? कश्मीर पे ऐसी बातचीत में क्या होता था कि व्हेन यू टॉक विद समबडी, देन आप गिव एंड टेक करते हैं, तभी बात हो सकती है ना। अच्छा आप ये ले लो, मुझे ये दे दो। कश्मीर पे तो आप दे नहीं सकते हो, आप ऑलरेडी पीओके दे चुके हो। मेरी पीओके में बात करें, वहां आप देखते हैं क्या हो सकता है। सो पहली बार ये बात गवर्नमेंट की क्वार्टर से आनी शुरू हुई है कि भाई लेट्स टॉक ऑन पीओके इफ देयर हैज टू टॉक, और टॉक होनी भी चाहिए सिर्फ पीओके पे ही। वही एक पार्ट है जो कि पाकिस्तान ने लिया है, और इलीगली लिया है। So इस तरह से सिमिलरली द वे वी आर डीलिंग विद चाइना, एंड देयर आर पीपल हु मे बी क्वेश्चनिंग हमारी गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ये चाइना हमारा एरिया लेके बैठा हुआ है। बट गुड पार्ट है सर, अच्छी बात यह है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि सरकार 4 साल में एक बार भी झुकी नहीं है कि नहीं नहीं लेट्स टॉक नाउ, आर्मी को वापस लाते हैं। वी आर देयर, इंच बाय इंच हम खड़े हैं। वी माइट हैव मेड सम मिस्टेक, लाइक मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग है कि हमें कैलाश हाइट्स नहीं छोड़नी चाहिए थी, वो हमारे लिए एडवांटेजेस पोजीशन था, हमने छोड़ दिया, वी मेड अ मिस्टेक, बट दैट वाज अ टेक्निकल एरर आई कैन से। बट वी आर देयर, वी आर स्टैंडिंग, एंड आप देखिए ग्लोबली सी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा वो स्लैप है। वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर अब नंबर 1 से कम समझता नहीं अपने आप को, और नाउ ही इज फाइंडिंग इंडियन आर्मी देयर फॉर लास्ट 4 इयर्स, और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। ये उसके लिए बहुत बड़ी यानी दुविधा की बात हो गई है। ही डजंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम व्हिच ही क्रिएटेड। इसके अलावा तो बेस्ट एग्जांपल हाउ आवर डिप्लोमेसी वर्कड, यूक्रेन। यूक्रेन हमारे लिए बहुत ही एक कहेंगे कि बहुत डेलिकेट इशू था। थैंक्स टू अमेरिकन स्टुपिडिटी, पुतिन हमेशा चाहते थे कि ही विल इनिशियली वांटेड टू पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ऑर्डर। बिल क्लिंटन ने अपने इंटरव्यू में पब्लिकली कहा है कि पुतिन चाहते थे कि वो भी अमेरिकन ऑर्डर पे आए, वेस्ट के साथ जुड़ना चाहते थे। बट समहाउ जो अमेरिकन डीप स्टेट है, अमेरिकन इंटेलिजेंसिया है, वो अभी भी कोल्ड वॉर माइंडसेट पे है। दे डिडंट अलाउ हिम। अब आप देखिए जहाँ जो बर्लिन वॉल गिरा था, तो इन लोगों ने प्रॉमिस किया था विल नॉट मूव 1 इंच ईस्ट ऑफ द बर्लिन वॉल। आज वो हजारों माइल्स आगे जा चुके हैं, यूक्रेन में जा चुके हैं। रशिया विल रिएक्ट। आई एम नॉट एन एडमायरर ऑफ पुतिन, बट जब मैं पुतिन की जगह अपने आप को डालूंगा तो मैं भी रिएक्ट करूंगा कि यार आप यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाई नाटो एग्जिस्टिंग आफ्टर कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो नाटो का क्या रीजन रहने का। तो ये करके इन लोगों ने क्या किया कि पुतिन जो कि एक एलाय हो सकता था, और पुतिन खुद भी चाइना से बहुत वरी है। आप देखिए ट्रेडिशनली चाइना रशिया जो है सर, रशिया हैज सीन सेंट्रल एशिया एज बैकयार्ड।
आज क्या हो गया है कि उस सेंट्रल एशिया में पूरा चाइना घुस चुका है। सबसे ज़्यादा वरी रशियंस है। लेकिन ये अमेरिकन्स को ये बात समझ में नहीं आती। ये अभी भी अपने कोल्ड वॉर टैक्टिक में है या अपने आर्मामेंट के लॉबी के अंडर प्रेशर में है, जो भी हो। अभी भी इन्होंने एक पोटेंशियल एलाय को उन्होंने फोर्स कर दिया, पुश कर दिया टू सिट ऑन द लैप ऑफ शी जिनपिंग। शी जिनपिंग तो खुश ही है। अदरवाइज़ आप सोचिए कि एक तरफ भारत था, दूसरी तरफ रशिया होता। आज अमेरिका की क्या स्थिति होती चाइना के खिलाफ? बट इन्होंने एक 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 जो सुंदर गेम था। और यहाँ इंडिया के लिए सबसे बुरी स्थिति ये थी कि चाइना इज़ आवर एनिमी कंट्री, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। रशिया हमारा फ्रेंड था और वेस्ट हमारा मित्र है। रशिया इज़ आवर एलाय। अब एक फ्रेंड एलाय पे अटैक कर हम तो द्विधा में थे। बट द वे वी डील विथ लास्ट 2 साल में हमने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बदला। I think that was this Modi or Jaishankar Jodi needs to be applauded for that, the way they handled it. I think उनको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए एंड दैट इज आल्सो द रीजन व्हाई आई टॉक्ड अबाउट दैट कि जिस तरह से एक तो धर्म से हमने अपने आप करली अपने आप को रिजुनेट कर रहे हैं, ब्रिंगिंग धर्म इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड डिप्लोमेटिकली हाउ हम ग्लोबली अपने आप को एक अपनी एक साख बढ़ा रहे हैं इन द वर्ल्ड ऑर्डर। सो ये डेफिनेटली 10 साल का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। नहीं, जी, 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 जी। जो है ये काफ़ी आपने इसको अच्छी तरह से टेकअप किया है और ये दिस इज़ अ न्यू अप्रोच आल्सो, सो आई लाइक दिस न्यू अप्रोच। और लास्ट आपका लास्ट चैप्टर, जी सर। लिबरल मीडिया, इल्लिबरल एजेंडा। अब देखिए सर लास्ट एक बार फिर से दर्शकों इनफैक्ट को रिमाइंड करा दूं, हम इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। उत्पल कुमार जी की पुस्तक है भारत राइजिंग, धर्म, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी। भारत राइजिंग में धर्म के आधार पर बात करने वाली एक ये अभिनव पुस्तक है, इसलिए इसका एक विशेष महत्व है। आप लोगों से अनुरोध है कि इसको आप अवश्य लें। ये ब्लू वन इंक इसके पब्लिशर हैं और ये अमेज़न पर उपलब्ध है। जी, अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। सर ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है सर, बहुत ही दुखद बात है कि जो मीडिया अपने को लिबरल करता है, वो आज इलिबरल लोगों के साथ एकदम खड़ा रहता है। उसे सिटीजन के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे वो अथॉरिटेरियन बोलने में दोबारा सोचता है। बट उसे नरेंद्र मोदी जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है देश के, वो ऑटोक्रेटिक लगते हैं। उनका उनका अच्छा करना उनको लगता है कि नहीं ये डेमोक्रेसी सिंक करेगी इनके रहने से। तो ये तो अपने आप में बहुत ही और अब और उसका कोई एक ग्राउंड नहीं है। ये बस उन्होंने अब एक बना लिया और उस पहले देयर इज़ द कंक्लूजन एंड देन दे ट्राई टू गेट द फैक्ट टू सपोर्ट दैट। उनका ये आप देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका जा रहे थे, तो आप एनवाईटी उठा के देखें, आप वाशिंगटन पोस्ट देखें, आप इकोनॉमिस्ट देखें, उनका एक ही सुर था थ्रू आउट कि बाय जॉइनिंग हैंड्स विद मोदी अमेरिका विल वीकन द डेमोक्रेटिक फोर्सेस। ना ये कैसा नैरेटिव है अपने आप में? इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक मिराकल, अपने आप में मिराकल है। आप देखिए, आप किसी और देश में इतनी पॉवर्टी पे और इतनी इलिटरेसी पे डेमोक्रेसी इतना फ्लरिश नहीं करता और इसका रीजन यही है सर कि भारत है। ये सनातन ट्रेडिशन में डेमोक्रेसी अपने आप में इनहेरेंटली आती है, जिसको हम बहुत नकारते हैं। हम खुद ही नकारते थे, अब समहाउ एक रियलाइजेशन आ रही है कि हम इसको समझते नहीं। वी आर डेमोक्रेटिक, वी आर लिबरल, वी आर सेकुलर एंड नॉट इन द वेस्टर्न टर्म आई एम सेइंग, बिकॉज वी हैव बीन सनातनी, वी हैव बीन लाइक दैट फॉर मिलेनिया। और अब और जहां भी हम सनातनी लोग कम हो जाए, वहां ओवरनाइट वहां अब देखिए डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है, वहां माइनॉरिटीज खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में एग्जाम्पल है, वहां 70 साल पहले तक फ्लरिशिंग माइनॉरिटी हिंदू हिंदू रहते थे। लाहौर है लार्ज चंक ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, कुछ नहीं बचा। बांग्लादेश में वही हाल है सर। बांग्लादेश की तो बात हम थोड़ी कम करते हैं, somehow फॉर आवर स्ट्रेटेजिक रीजंस। बट बांग्लादेश में अब एक रिसर्च है, बरकत प्रोफेसर है बरकत अहमद अली, एग्जाम्पल बरकत अब्दुल बरकत साहब ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनका रिसर्च बोलता है कि माइनॉरिटीज को वहां बस 30 साल ही बचे। 30 साल के बाद माइनॉरिटी नहीं रहेंगी इफ द करेंट ट्रेंड कंटिन्यूज। अब ऐसे सिचुएशन वहां क्यों है? सिंपल से एग्जांपल है, आप सनातन धर्म को आप हटा दिए, वहां ये हुआ। भारत में सनातन धर्म अभी भी है, वहां सबको मिल रहा है। इनफैक्ट माइनॉरिटी आर फ्लरिशिंग एज नेवर बिफोर एंड और ये तब तक रहेगा जब तक सनातन है। तो हम समहाउ इस चीज को भूल जाते हैं और हमारे जो लिबरल मीडिया सो को लिबरल है, which is unfortunately very illiberal. I'm saying despite being part of being a journalist myself,
वो संभव इस चीज को देख नहीं पाता है। उसको उसको यदि धर्म बढ़ रहा है तो उसे वो खतरा महसूस होती है। उसे राम मंदिर बनता है तो उसे लगता है कि वो वेजिटेरियनिज्म हो रहा है, जबकि राम मंदिर वेजिटेरियन का कोई लेना देना नहीं है। यानी सो एक एक किस तरह का एक जो प्रोपेगेंडिस्ट जो अप्रोच है वो मीडिया, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया एंड सम ऑफ आवर मेन स्ट्रीम मीडिया, ये मैंने उसी को हाईलाइट किया उस चैप्टर में। मैंने said they pretend to be liberal but they are highly illiberal in their outlook, in their approach. राइट। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। जैसा कि मैंने बताया, हम इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, भारत राइजिंग, धर्म डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी, उत्पल कुमार जी जो हमारे साथ हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने के लिए। दर्शकों को Thank बहुत you, बहुत sir. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।